प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं आज़म मलिक। 2023, 2024 और अब 2025 पिछले 2 सालों में 2 बार और 2025 के शुरू होते ही 2 हादसे लीबिया में मेडिटेरियन बहरा रूम के रास्ते से यूरोप जाने के सैकड़ों पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद समंदर की लहरों की नज़र हो गए। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए ये पाकिस्तानी यूरोप में एक बेहतर रोज़गार की तलाश के लिए एक गैर कानूनी रास्ते यानी कि डंकी के ज़रिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले ये रूट किसी दौर में ईरान के रास्ते टर्की और टर्की के रास्ते ग्रीस और फिर वहाँ से होता हुआ ये यूरोप जाता था, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर सख्ती के बाद तेहरान और उसके बाद टर्की और ग्रीस ने अपने बॉर्डर पर जब सख्ती की तो ये रूट अब तब्दील हो गया है। अब ये लोग डंकी मारकर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रेशो है वो पाकिस्तानियों की है, जिसमें गुजरात, मंडी भाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग शामिल हैं जो डंकी मारकर लाहौर के तमाम एयरपोर्ट से, कराची, पेशावर एयरपोर्ट से निकलते हैं यूरोप के लिए। एयरपोर्ट्स के ऊपर किस तरह से FIA हुकाम इनके ऊपर नज़र रखता है कि एक वैलिड वीज़े के साथ जो शख्स पाकिस्तान के एयरपोर्ट से बाहर जा रहा है उसको किस तरह से रोका जाए और उनको किस तरह से ये बावर करवाया जाए कि ये जो बंदा यहाँ से जा रहा है वो डंकी मार के जा रहा है। आए रोज़ पाकिस्तान जो है वो शाह सुर्खियों में रहता है और कई पाकिस्तानी बेचारे यूरोप जाते जाते समंदर की लहरों की नज़र हो जाते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। उनके लवाहिकीन जो पाकिस्तान में हैं वो एजेंट्स के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई करते हैं और FIA इटसेल्फ किस किस्म की कार्रवाई कर रहा है, यही जानने के लिए आज का हमारा प्रोग्राम है जुर्म और सज़ा। पहुँचे हैं FIA लाहौर और जानते हैं कि FIA इस सिलसिले में इन हादसात को रोकने के लिए किस किस्म की कार्रवाई कर रहा है। तो हम मौजूद हैं डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विर्क के कमरे में। अब हम उनसे जानते हैं कि डंकी मारकर लोग किस तरह से बैरून मुल्क जाते हैं और कितने पाकिस्तानी सालाना यहाँ से निकलते हैं। FIA उस सिलसिले में क्या कर रहा है, लोगों को कैसे रोकता है और FIA की टीमें किस तरह से मुल्क भर के अंदर काम करती हैं, एजेंट्स को किस तरह से पकड़ा जाता है और डंकी मार कर जो यहाँ से जाने वाला है उसको किस तरह से शिनाख्त किया जाता है और उसके ख़ानदान वाले किस तरह से परस्यू करते हैं। जब ये हादसा होता है कश्ती का और वो लोग डूब जाते हैं तो उसके बाद की कार्रवाई क्या है, उससे पहले की कार्रवाई क्या है। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये डंकी लफ्ज़ क्या है, ये किस तरह से होता है और आप कैसे इसको शिनाख्त करते हैं कि ये शख्स डंकी मार कर जा रहा है। जी आज़म साहब, शुक्रिया आपने इस इशू को उठाया। आपको पता ही आजकल इस हवाले से बड़ा सख्त है एक्शन के हवाले, गवर्नमेंट बहुत सख्त एक्शन के लिए कह रही है और ख़ासतौर मोहसिन नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है। ये डंकी इलीगल माइग्रेशन को कहते हैं, जो लोग यहाँ से इलीगल तरीके से जाते हैं उसको हम एक लोकल ज़बान में डंकी कहते हैं। इसके हिस्टोरिकल रूट ये था कि लोग पहले पाकिस्तान से ईरान जाते थे, ईरान से बाय रोड बलूचिस्तान से ईरान चले गए, ईरान से आगे टर्की गए, टर्की से ग्रीस और ग्रीस से आप यूरोप के मेन लैंड की तरफ जो इटली पहला मुल्क है वहाँ जाते थे। लेटेस्ट ट्रेंड जो हमने देखा, जो इन कश्ती जो हमारे लास्ट 3-4 हादसात हुए हैं इसमें कुछ चेंज ये आई है कि अब यहाँ से ये नॉर्मली लेते हैं फ़्लाइट पाकिस्तान से बाय एयर जाती हैं दुबई या सऊदीया या अज़रबैजान, इन ट्रांजिट कंट्रीज़ में। वहाँ से ये फिर फ़्लाइट लेकर जाते हैं इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया और वहाँ से बेंगाज़ी का एरिया, जहाँ पर आपको नॉलेज में होगा कि लीबिया में सिविल वार है, वहाँ पर कुछ एरिया जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है जो कि बेंगाज़ी का एरिया है, नॉर्थ ऑफ लीबिया। वहाँ पर ये बेंगाज़ी के एरिया में जाते हैं, बेनाना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ बाय रोड जाकर आगे से जो मेडिटेरेनियन सी से ये बाय बोट ट्राई लेते हैं थ्रू शिप इटली पहुंचने की। तो अब ये जो हमने जितनी पिछले दिनों में जो 4 हादसात हुए हैं, हमने ये ख़ास तौर पर लेटेस्ट ट्रेंड यही देखा है कि यहाँ से ये जा रहे हैं। अब इस हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि FIA ने क्या इक़दाम किए हैं। 2023 के जो मेजर हादसा हुआ था, हमारा पहला बड़ा हादसा था जो ग्रीस पोर्ट इंसिडेंट हम कहते हैं, उसमें 260 हमारे पाकिस्तानी जान से हाथ धोए थे और इसी तरह ही फिर आगे फर्दर जो 3 हादसा जो आपके नॉलेज में हैं, जो लेटेस्ट पिछले 2 माह में हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमारे टारगेट्स हैं, 2 जगह पर हम फोकस करते हैं। नंबर 1 एयरपोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब इस पर बहुत हैं कि जी वज़ीर दाखिला साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया और कहा आप लोगों को कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें कि जो डंकी मार कर जिसे आपने कहा इलीगल जो जाते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आवाम भी ये जानना चाह रही है, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चंस भी हमें मिले हैं कि एयरपोर्ट से आप लोगों को ऑफलोड कर देते हैं, तो
अगर किसी के पास वैलिड वीज़ा है तो आप तो ऑफलोड नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से आप जज करते हैं कि ये शख्स स्पेशली डंकी मार कर जा रहा है यूरोप? जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ पर्सनल असेसमेंट है। हम प्रोफाइलिंग करते हैं, जो भी जा रहा है मुसाफिर, हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। अगर वो फ़र्स्ट टाइमर है, उसने पहली दफ़ा ट्रैवल करना है, उसकी एज ब्रैकेट यंग में 18 से 35 साल के दरमियान में एज ब्रैकेट है। ख़ास तौर पर वो गुजरांवाला डिवीज़न का रहने वाला है, चूँकि हमने जितने पिछले हादसा देखे उसमें गुजरांवाला डिवीज़न के गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन और सियालकोट के रहने वाले थे जिन्होंने ये ट्राई किया। तो जी इस वक्त हम पहुँचे हैं FI हवालात में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक मुलज़म से कि वो किस तरह से डंकी मार कर जो पाकिस्तानी जो हैं दूसरे ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोप में जाते हैं, तो वो किस तरह का, वो प्रोसीजर किस तरह का है, कितने पैसे लगते हैं और ये किस तरह से इंसानों को जमा करते हैं और फिर ये उनको लेकर यूरोप की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है ये कौन सा होता है और कितने लोगों से पैसे लिए जाते हैं और कहाँ कहाँ से फिर आप इन्हें लेके जाते हैं? ये तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए में बात होती है। इधर से अपना लाहौर से सदाबहार अड्डा बसें निकलती हैं कोयटे के लिए। अच्छा, ये दो रास्ते हैं, ज़मीनी रास्ता भी है और फ़िज़ाई रास्ता भी है। आप ज़मीनी रास्ते की बात कर रहे हैं? ज़मीनी रास्ते की। यहाँ से सर कोयटे जाते हैं और कोयटा सदाबहार अड्डा है, वहाँ पर हमें रोकते हैं ये लोग। रात तकरीबन वहाँ पे गुजारते हैं, 9-10 हज़ार रुपये वहाँ पे लेते हैं। वहाँ से हम ये सुबह उठाते हैं हमको एजेंट वहाँ से, यानी कि जो वहाँ आगे बंदे होते हैं, वो उठाकर हमें सेफ़ में ले जाते हैं। सेफ़ में जाकर वहाँ पर फिर तकरीबन रात को ये 11-12 बजे वहाँ से निकालते हैं और तफ्तान बॉर्डर की तरफ ये लेकर जाते हैं। आगे जाकर वहाँ होटल है, वहाँ होटल पे ही उतार लेते हैं। फिर आगे बताते जाइए। आगे से फिर वो होटल से चलते हैं जी डालों में, केबनबल डाले होते हैं जो ये, इनमें ये ईरान बॉर्डर पर लेकर जाते हैं। ईरान बॉर्डर से आगे फिर ये पैदल सफ़र करते हैं बॉर्डर का जो, वहाँ से लेकर फिर ये आगे डालों में शुरू हो जाते हैं बंदों को लेकर। जहाँ 5 बंदे बैठते हैं वहाँ पर ये 25-25 बंदे डालों में बिठाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तेहरान ले जाते हैं हमें। तकरीबन तेहरान से फिर आगे, तेहरान से आगे ये बॉर्डर तुर्की पर, तुर्की से आगे टपा कर वहाँ ये पेमेंट लेते हैं। तो जाते क्यों लोग हैं, क्यों, वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर इतने मौके नहीं है यहाँ पे कारोबार कर लें, जॉब कर लें? सर मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। इतना 20-25 लाख रुपए लगाकर उधर जाना है तो उससे बेहतर यहाँ लगाकर वो कारोबार कर लें। जी शुक्रिया। जी हमारे साथ मौजूद थे एक मुलज़म जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये ख़ुद भी एजेंट भी हैं और डंकी मारकर लोगों के साथ ये ट्रैवल भी करते हैं। तो उनका ये कहना था 20 से 25 लाख रुपए की हवस ये लोगों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क पहुँचाते हैं। ये बॉर्डर के रास्ते भी जाया जाता है और ये इसके लिए जो है फ़िज़ाई रास्ता, आजकल जो फ़िज़ाई रूट है वो सबसे ज़्यादा कारआमद है। जो फ़िज़ाई रूट, जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन की कि ये फ़िज़ाई रूट के ज़रिए पहले विज़िट वीज़ा के ज़रिए सऊदी अरब, दुबई या किसी भी मुल्क जाते हैं। जब आप पाकिस्तान की हदूद से निकल जाते हैं तो फिर कोई पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी इदारा आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता कि आपने आगे जाकर क्या करना है। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब आपके पास वैलिड वीज़ा है तो कोई भी मुल्क आपको, कोई भी जगह पे आपको रोका नहीं जा सकता। आपने टिकट ली और बैरून मुल्क चले गए। गुजरात से राजा रियाज अहमद रासख जी, यहाँ पे गुज़श्ता कई दिनों से, कई एक दहाई से मुख्तलिफ़ सालों में यहाँ पे ज़िला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस एरिए में जो लोग डंकी लगा कर बैरून मुल्क जाते हैं और उनके आए रोज़ के हादसात होते हैं, कश्तियाँ डूबती हैं और तकरीबन 8 साल के साल यहाँ से सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो जान बहक हो जाते हैं। और इस हिस्से में लोगों के लिए शदीद परेशानी का सामना है। जो एजेंट सहाने ख्वाब जो है दिखा के इनको वर्गला के बाज़ार वो बाई एयर लेके जाते हैं, लेकिन आगे जाके कश्तियों में वो उनको सवार कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या होते रहते हैं। और गुज़श्ता दिनों भी मोरतानिया का एक हादसा हुआ था। यहाँ पे तो कश्ती उल्टी तो नहीं थी, यहाँ पे इंटरनेशनल समुंदर में जो दहशत गर्दी हुई थी, जो उसमें सवार 40 के करीब पाकिस्तानी जो फौत हो गए हैं, उसकी उनको हथौड़ों और छुरियों के साथ वार करके उन्होंने कई को समुंदर में फेंक दिया और कई को मार के तो उसी जगह पे फेंका। और उनकी 20 लोगों की जो डेड बॉडी हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, बाकी 20 लोग अभी तक लापता हैं।
पाकिस्तान यूनियन नॉर्वे के चेयरमैन चौधरी कमर इकबाल मौजूद हैं हमारे पास। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो आए रोज़ कश्ती हादसे में पाकिस्तानी डूब रहे हैं, कई जगह पे काले इनको कत्ल कर रहे हैं, तो इसका क्या वजह है कि ये कैसे ख़त्म हो सकता है? तो कमर साहब आप ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से नॉर्वे में हैं और चेयरमैन भी पाकिस्तान यूनियन के हैं। आप ये बताइएगा कि ये वाक़यात जो हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया राय साहब। इसकी बाहर जाने की जो बुनियादी वजह है वो तो है मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत। तो उसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो ज़्यादातर जैसे गुजरात, फालिया, मंडी, बावरदीन, यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। तो इस एरिए में जब वो लोग अच्छी अच्छी इमारतें देखते हैं, लैंड क्रूज़रें देखते हैं, तो उन फैमिली का जो एहसास कमतरी की है कि उनके अंदर एहसास महरूमियाँ फिर होती हैं। मोरतानिया कश्ती हादसे के बाद चूँकि ये मुख्तलिफ जो इसकी बुनियादी नुकात हैं कि ये कैसे लोग डंकी क्यों मारते हैं और कि FIA का किरदार क्या है, इस वजह से हम मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। अब यहाँ पे एडवोकेट हैं चौधरी अवकाश मौला साहब, हम इनसे पूछते हैं जी कि आप बताइएगा कि आप ये FIA जो केस बनाती है उसकी बुनियादी वजह क्या है और किस वजह से इनको जो एजेंट हजरात हैं वो उनको मुकम्मल सज़ाएँ नहीं होती। आप बताइएगा जी कि FIA जो है वो इस क्यों नहीं केस मुकम्मल अपना कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाऊं। सबसे पहले तो हमारा माशरती फ़लाह ये है कि हम हर बंदा गुजरात में या हमारे इर्द गिर्द जो अज़ला हैं बैरून मुल्क में जाना चाहते हैं। उसके पीछे कई एक वजूहात हैं जिसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। अगला मामला ये आ गया कि FIA जो है उसका रोल क्या है। अब सबसे पहले तो मामला है कि FIA सारे मामले को होने से रोके। अगर होने से रोकती नहीं, होने के बाद जो मुकदमा दर्ज होते हैं उसके ऊपर भी वो प्रॉपर से काम नहीं करते और सज़ा जो है ना मुलजमान को नहीं दिला सकते। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को देखें तो ओवरऑल 2024 में 432 मुकदमा दर्ज किए हैं FIA। 2023 में 409 मुकदमा दर्ज किए हैं। अगर आप स्पेसिफ़िक जो हादसात हैं उनको देखें तो जो यूनान का हादसा था उसमें तकरीबन 123 मुकदमात जो हैं इन्होंने दर्ज किए थे। लेकिन अगर आप सज़ा की रेशो देखें तो उसमें सिर्फ 4 लोगों को सज़ा हुई। उसके पीछे सबसे जो मेन मामला है वो तो ये है कि FIA जो है ये मिली भगत करके एजेंट्स जो हैं इनके साथ जो रब्ते में होते हैं उनको ये बेनिफिट देते हैं और फ़ाइल जो तैयार करते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जी मैं इस वक्त मौजा डोला में मौजूद हूँ। मोरतानिया कश्ती हादसे में 2 भाई जो उनकी डेथ हुई है, इस वक्त हम उनके मामू के साथ खड़े हैं। मामू से पूछते हैं जी कि ये वाक़या कैसे पेश आया और आप इसको क्या चाहते हैं? जी ये 2 जनवरी को मोरतानिया से स्पेन के लिए निकले थे और 3-4 दिन वो सही लेकर गए हैं आगे समंदर में उन्होंने सफ़र किया है। 5 जनवरी को शाम को जाकर उन्होंने कश्ती को रोक दिया और खाने पीने की तमाम जो एशिया थी इनसे छीन कर नीचे समंदर में फेंक दी। उनकी जैकेट्स, उनके पासपोर्ट, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए और उनको अजीज़तें देनी शुरू की। उनके सर पर हथौड़े मारे और उनको छुरे चाकुओं के साथ उन पर वार किए। फिर जैसे 5-6 जो बच्चे हेल्दी होते थे वो डेली 5 से 6 लोगों को कत्ल करते और समंदर में फेंक देते। फिर अगले दिन को नहीं वो मारते थे, दोपहर को, और जब शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता तो फिर रात को वो फिर 5-6 लोगों को मार कर फेंक देते। इसी तरह उनका खौफ जो है दूसरे बंदों के ऊपर भी बढ़ता गया और कुछ लोग ऐसे बीमार भी होते गए, कुछ लोग तकलीफ़ में भी चले गए। और बस ये क्या कह सकते हो, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से बस यही एक मेरी उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे पास अपनी हुकूमत है तो हम उससे उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इस मामले को इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, इंटरनेशनल इदारों के थ्रू और तमाम जो इंटरनेशनल दुनिया के जो इदारे हैं वो भी इसमें मुलव्वस हों और ये जो वक़ूआ हुआ है इसकी तहकीक करें और जो लोगों ने जुल्म किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए रावलपिंडी से मैं हूं शबीर अहमद डार। रावलपिंडी में गुज़श्ता हफ्ते कमसिन घरेलू मुलाजमा इकरा पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, जिसके बायस इकरा की मौत वाक़ हो गई। कमसिन घरेलू मुलाजमा इकरा 2 साल तक रावलपिंडी के ताजर राशिद शफीक के घर काम करती थी और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुबैना तौर पर इकरा ने अपने मालिक मकान के बच्चे की चॉकलेट चोरी की, जो उसकी मौत का सबब बनी और राशिद शफीक की अहलिया मुलजिमा सना ने इकरा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लोहे की राड से इकरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिसके बायस इकरा के सर पे, बाजू और पाँव पे चोटें आई और इकरा के मुतादिद हिस्से जिस्म के फ्रैक्चर हो गए। इस वाक़े से मुतल्लिक अब तक की जो तफसीलात और तहकीकात है, इस पर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े पर मजीद बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के बायस इकरा के जिस्म के कई हिस्से फ्रैक्चर हुए। सर, बाजू और टांगों पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। इकरा जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। सारा बीबी ने रखी सी घर में, उसके पति का नाम तो मैं नहीं पता, दाढ़ी जी उन्हें रखी है। तो मेहरबानी मैंने इंसाफ लैक दियो। तो बहुत मैं गरीब आदमी हाँ, मैं ना कोई वाली वारस मेरा नहीं है। काश सब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में, जो घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद उसकी मौत वाक़ हुई है। तो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और जो बच्ची जब आपको मिली तो किस कंडीशन में थी, कितनी कोशिश की गई उसको बचाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। आप देखिए, इस सिलसिले की पहली कोई वारदात, पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब पुलिस को इसके केस के बारे में हॉस्पिटल से बताया गया तो पुलिस ने बड़ी जानफिशानी से और प्रोएक्टिवली काम करते हुए जो कस्टोडियन थे बच्ची के, उनको ज़ेर हिरासत लिया। उसमें 3 लोग हमारे पास ज़ेर हिरासत है, एक मियाँ बीवी हैं, उसके बाद एक उनकी मेड है। तो बच्ची को जब हमने बच्ची को रिसीव किया हॉस्पिटल से, तो बच्ची जो थी उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उसकी क्रिटिकल हालत थी। तो ऐसे लग रहा था कि कई दिनों के तशद्दुद के बाद जो है उसको हॉस्पिटल लाया गया था। तो कानून हरकत में आ गया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको कैफे के दाद तक पहुँचाएँ। अभी तक की तफ्तीश में क्या सामने आई है बात? अभी तक की तफ्तीश में यही है जी, एक टिपिकल केस है टॉर्चर का, और बड़ा बेहमाना किस्म का टॉर्चर किया गया है बच्ची के ऊपर। तो वो शी वाज हाउस हेल्प और बच्ची का नाम इकरा है, 12-13 साल की उसकी एज है, और बज़ाहिर तो उसको घर में बच्चों की हेल्प के लिए रखा गया था, मगर बदकिस्मती से जिस तरह हमारी सोसाइटी में पहले भी केसेस इस तरह के रूनमा होते गए, नहायती बेदर्दी के साथ और बेरहमी के साथ उसको इस नहे तक पहुंचाया गया कि वो मर जाए। अमूमन हमने ऐसे वाक़ात या इस तरह के दीगर जराइम में हमने देखा है कि सबसे पहले जो सवाल उठता है वो पुलिस की कारकर्दगी पर उठता है, लेकिन CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी की हिदायत पर जिस तरह से थाना बनी पुलिस ने इस वाक़े पर तेज़ रफ्तारी से फौरी एक्शन करते हुए मुलजिमान तक पहुँची है, वो काबिल तहसीन है। थाना बनी सर्कल के DSP मलिक रबात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, सर बताइएगा किस तरह पुलिस को लीड्स मिली और कितनी तेज़ रफ्तारी से मुलजिमान को गिरफ्तार किया? इनिशियली किस तरह आपको पता चला कि ये तशद्दुद का वाक़या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे खिदमत मरकज़ बना ना इसमें बेनज़ीर हॉस्पिटल, तो वहाँ ये एक औरत इस बच्ची को लेकर आई। तो जब डॉक्टर के पास पहुँचे, CMO के पास, तो उसने कहा कि ये तो तशद्दुद हुआ है इस बच्ची पे और ये पुलिस केस है। इस दौरान खिदमत मरकज़ वालों ने मुझे इत्तला की कि इस तरह एक बच्ची पे तशद्दुद हुआ है और बच्ची की हालत क्रिटिकल है। सो मैंने थाना SHO बन्नी को फ़ोन करके इसको भी बुला लिया। SHO बन्नी भी पहुँच गए, मैं पहुँच गया इनसे साथ ही। वहाँ पहुँच के बच्ची को जब देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जो औरत लेके आई है उसको बिठा लिया उन्होंने। वो अपना उसने नाम गलत लिखवाया और उसने कहा जी मुझे तो किसी ने कहा था, तो ये बेहोश पड़ी थे और इधर ले आई। कल पल दाएँ बाएँ बातें कर रही थी।
प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं ज़ीशान शाह। मैं जिस मकाम पे खड़ा हुआ हूँ, इस सड़क को MA जिन्ना रोड कहते हैं। मेरे अक़ब में जो आप ये चौक देख रहे हैं, इस चौक से सीधा रास्ता सदर मोबाइल मार्केट की जानिब जाता है। 7 फरवरी रात 10:30 बजे इसी चौक पर एक छोटा सा हादसा हुआ, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद आपस में उनकी मोटरसाइकिलें टकरा गईं। इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी चपकलिश हुई, लेकिन जिन लोगों से मोटरसाइकिल टकराई थी वो सादा लिबास में मलबूस ज़रूर थे, लेकिन वो थाना प्रीडी के पुलिस एहलकार थे। पुलिस एहलकारों की जानिब से पुलिस मोबाइल को बुलाया गया और दोनों अफराद को ले जाके थाने मुंतकिल कर दिया गया और इब्तदाई तौर पर एक मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई का नाम था उसामा। उस पुलिस एहलकार का ये कहना था कि मैं इस रोड पे आ रहा था और उसके बाद में 2 अफराद से मेरा मुकाबला, 3 लोगों से मेरी टकराव हुआ। उन्होंने मुझे मारा। 5 से 6 अफराद ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद में उनका गोल्ड, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन छीन के फ़रार हो गए। बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसी रात जो 3 अफराद को गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल किया गया था, उनमें से एक की डेथ हो गई। 3 अफराद गिरफ्तार थे और बकिया 2 को उसी रात को छोड़ दिया गया, जबकि 3 अफराद को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया था। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक आदमी जो कि एक छोटे से वाक़े में गिरफ्तार हुआ, उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई। आज हम आपको इस कहानी के हवाले से मुकम्मल तौर पे आगाही फराहम करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस की डिटेंशन में मौजूद एक मुलजिम को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। आइए। जब क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताओ मुझे। सर, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस दिन से लेके आज तक जितने भी मीडिया वाले आए हैं और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस तरह था कि ज़ीशान भाई, मैं और मेरे भाई वक़ास शहीद, हम मोबाइल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक सदर में हम काम करते हैं, हाशमी मार्केट में। तो हम वहाँ से, हमारी छुट्टी हुई तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। हमारी छुट्टी हुई तो हमें जाना था ये अम्मा टावर का जो सिग्नल है इस तरफ। तो हम हाशू की गली से निकले तो हमें उस सिग्नल तक पहुंचना था, क्योंकि हमें गार्डन का रोड वो इख्तियार करना था। तो वो सिग्नल हमारा खुला हुआ था। ये 3 लड़के सिविल कपड़ों में नुमाइश की तरफ से आ रहे थे और इनका सिग्नल था बंद। तो ये आए हैं और हमारी बाइक से इनका टकराव हुआ है। सही है, उलझे हैं हल्का सा। उलझने के बाद मेरी बाइक हुई है बंद। जब बाइक बंद हुई है तो मैंने बाइक को अपने पाँव से घिसकाते हुए आगे तक लेके गया हूँ। बाइक गियर में थी तो गियर से उसको निकालना था। तो भाई मेरे पीछे उतरे हैं। इतने में उस 3 बाइक में से जो पीछे ओसामा नामी लड़का था, जो बाद में हमें पता चला ये पुलिस कांस्टेबल है, जो कि उस वक्त सिविल कपड़ों में था, तीनों सिविल कपड़ों में थे, वो मेरी तरफ आया है। आगे वाले ने गाली दी है, पीछे ये उतर के आया मेरी तरफ। तो मेरे भाई पीछे से आए हैं, इसको अपनी तरफ घुमाया। जब ये घुमाया तो ये आपस में उलझ पड़े हैं, गुत्तम गुत्ता हो गया। एक जो था, जो सबसे पहले आगे बैठा हुआ था, वो मौके से उस टाइम फ़रार हो गया। आवाम देख रही है। थोड़ी देर में आवाम भी आने लगे, लोग भी आने लगे। उन्होंने आपस में हमें हटाने शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने वो देखा कि यार ये हो क्या रहा है, बीच बचाव कराया। जब वो इस बीच में जब बीच बचाव कराया तो उसके बाद जब हट गए, लड़ाई ख़त्म हुई, तो मेरे बड़े भाई की जो वक़ास शहीद हैं, उनके पास मोबाइल नहीं था उनका, और मेरे दोस्त इकराम के पास मोबाइल नहीं था। अब वो दोनों ये कहने लगे कि यार मोबाइल हमारा का है। मैंने मोबाइल दिया भाईजान को कि यार अपने बड़े भाई को कि यार आप कॉल मिलाओ, आपका मोबाइल यहीं कहीं होगा। तो इस बीच में एक साहब आए सिविल कपड़ों में और उन्होंने अपना तारुफ़ कराया है कि भाई मैं प्रेडी थाने का मुंशी हूँ आसिफ। ठीक है, आप लोगों ने जो लड़ाइयाँ यहाँ शुरू की हुई हैं मेन रोड पे, एक दूसरे से मोबाइल मांग रहे हैं आप दोनों फरीकैन, अब आप लोग को हम लेके जाएंगे थाने प्रेडी, वहाँ पे इसका फ़ैसला होगा। तो उसके बाद ये लेके गए हैं थाने और मुझे लेके गए एक रूम में जहाँ पे FIR कटती है, उस तरह वो वहाँ पे लेके गए। वहाँ लेके गए तो थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी लेके आए और फिर ये आसिफ मुंशी आए और हमें कहा कि आपकी जिनसे लड़ाई हुई आप जानते हैं ये कौन है? हमने कहा भाई हम नहीं जानते ये कौन है। बोलते ये पुलिस वाले हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम था कि ये पुलिस वाले हैं,
सही है, क्योंकि ये सिविल कपड़ों में थे और ये अगर हमें अपना तारुफ करा देते तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती। सही है, तो हमें तो नहीं मालूम थे पुलिस वाले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी है आप लोगों ने इन पे हाथ उठाया, आप लोगों के ख़िलाफ़ केस होगा। और ये लोग, इन लोगों ने बताया कि आप लोगों ने चोरी की है। हमने बोला सर क्या चोरी की है? बोले आप लोगों ने एक लैपटॉप चोरी किया और प्रिंटर चोरी किया थाने का, लैपटॉप चोरी किया थाने का और प्रिंटर, और 8 ग्राम सोने की चेन है, 50,000 रुपये हैं और पिस्टल है 3 लाख रुपए की। एफआईआर में उन्होंने उन 2 लड़कों से जो थे उन 2 से लिखवाना शुरू किया और उन्होंने यही सब कुछ लिख दिया कि भाई प्रिंटर ये वो वगैरह वगैरह चोरी किए इन लोगों ने और 50,000 रुपये कैश चोरी किए हैं, ये सब कुछ लिख दिया उन्होंने। तो जब शुरू किया सवाल करना तो हम जवाब देना शुरू करते हैं तो पीछे से जो है ना वो हम पे तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। मुझे लेके गए हैं सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ लेके गए। वहाँ जब उतारा है मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही मुझे देखा है उस देखते के साथ ही उन्होंने कहा कि आप वही हैं जो लड़ाई हुई है 2 पुलिस कांस्टेबल वालों से। मैंने बोला जी सर मैं वही हूँ। फिर उन्होंने जब मुझसे सब कुछ पूछा, वालिद का नाम और ये सब कुछ सही है मुझसे पूछा, उसके बाद उन्होंने शाहिद नज़ीर से कहा कि ये जो बेवकास था, ये लफ्ज़ का है, बोलो ये वकास था, ये इनका भाई था। तो जब वकास था कहा तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा सर मेरा भाई कहाँ है? तो मैं उनके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि बैठो आपका भाई बिल्कुल सही है, वो अंदर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि वहाँ है, ये कह रहे हैं यहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेडी थाने जब मैं पहुँचा हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि एहतिशाम वकास कहाँ है? मैंने कहा कि अबू वकास तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे है, वहाँ से वो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रूम में है। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने दोबारा जाके मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, बग़ैर हथकड़ियों के लेके गए थे, बग़ैर हथकड़ियों के लाए और लॉकअप में बंद कर दिया। वकास जहाँ बहक हो गया, एसोसिएशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, ये सब मामला चल रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब ये वकास की मौत हो गई पुलिस की डिटेंशन में, उसके बाद में तफसीलात क्या सामने आई, ये सब बातें जानने के लिए हम इस वक्त वकास के लॉयर के पास मौजूद हैं। जावेद चतारी एडवोकेट साहब, ये बताइए कि ये वाक़या जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वकास ने, उसके भाई ने और कुछ मज़ीद अफराद ने इनको मारा था, लेकिन एक उसके बाद में एक वो भी आ गई थी, एक CCTV फुटेज भी सामने आ गई जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब कानूनी तौर पे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो कितना ऑथेंटिक था, और अब कानूनी तौर पे इनको आप सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ये बताइए। और देखिए जो पहला वाक़या हुआ था वो इस तरह था कि 2 मोटरसाइकिलें आपस में एक सिग्नल पे उलझ गईं। ये जो 2 पुलिस वाले हैं जो वर्दी में नहीं थे, जिनके बारे में अवाम उन्नास ने मौके बताया कि नशे की हालत में थे, ये उनसे उलझ पड़े और 2 भाई ये जा रहे थे, वकास और एहतिशाम, इनसे लड़ पड़े और झगड़ने लगे इस जोम में कि हम पुलिस वाले हैं। लोगों ने बीच बचाव भी कराया। इस दौरान इनके मार्केट का इन्होंने बताया, लोगों ने पूछा, बोले हम सामने मार्केट में काम करते हैं, हमारी मार्केट में दुकान है, यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से बात चलती रही, लड़ाई झगड़ा होता गया। इतने में इन्होंने फ़ोन करके 4, 5, 6 पुलिस वालों को और बुला लिया थाने से, पीरीडी थाने से। वो पीरीडी थाने का उसामा जो है, पीरीडी थाने का अपने आप को सिपाही बताता है और ये बात की तस्दीक भी हुई है थाने से कि वो वहाँ का सिपाही है। वो बुलाते हैं, 5-6 आदमी आके इनको मारते लेके थाने चले आते हैं। थाने में ले जाकर इनको और ज़दोकोप करते हैं। फिर 5, 6, 7, 8 पुलिस वाले कि हमारे पुलिस वाले को मारता है, हमारे इस तरह करता है। तो ये एक यूँ समझे गैंगस्टर वाला स्टाइल है। आपने जाना अभी तक कि जो विक्टिम था वकास, मरने वाला, उसके भाई ने क्या बयान दिया, एसोसिएशन की जानिब से क्या कहा गया, लेकिन अब ये सारे वाक़े के बाद में पुलिस ने इस वाक़े में क्या एक्शन लिया।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG साउथ ऑफिस में। मेरे साथ हैं इस वक्त DIG साउथ असद रज़ा। इनसे तफसीलात हासिल करते हैं कि इस सारे वाक़े पे इतने संगीन इल्ज़ाम पे इन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया और आगे का क्या लाया अमल है। असद साहब, आपके सामने पूरा वाक़या है, हम जानना चाहेंगे कि आपने स्पेसिफिकली इन सारे वाक़े के ऊपर क्या एक्शन लिया है और आगे के लिए इसके अब क्या क्या लाया अमल बनाए गए हैं। जी देखें, पहली बात तो ये है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी मुलज़म का हलाक हो जाना वो हमारे लिए हमेशा एक तशवीशनाक होता है और मामले की जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हुए हमने उसके ऊपर जो है वो बड़ी बारीक बीनी से हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। जो जांपक हो गया वो तकरीबन कुछ 4-4.5 घंटे थाने के अंदर मौजूद रहा और बिफ़ोर उसको हमने एवैक्यूएट किया हॉस्पिटल में जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो वहाँ पर फौत हो गया। अब ये है कि चूँकि एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसकी को देखते हुए हमने फ़ौरन जो है जो भी थाने के मुतल्लिका अफसरान थे उसमें जो थाने का ऑपरेशंस का इंचार्ज SHO था या इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हो SIO, उन दोनों को फिलफोर जो है वो सस्पेंड कर दिया, ऑफ ड्यूटी कर दिया। पुलिस का है काम, मदद आपकी। ये जुमला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से इस वाक़े में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। पुलिस के आला अफसरान पे अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मकतूल को या मरने वाले को जिसे मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है उसको इंसाफ फराहम करे। मैं इस वक्त उसी थाने के बाहर मौजूद हूँ और अब जो मकास के अहल खाना हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिले और जो अहलकार इस वारदात में, इस वाक़े में मुलविस पाए गए, इस मुबैना तशद्दुद में मुलविस पाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्वावा के नुआई गांव लद्दावाला में, जहां पर एक और हवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। जेलम में ये दूसरा वाक़या है। चंद दिन के अंदर अंदर एक वाक़या थाना चुटाला में भाइयों ने टिकटॉक बनाने पर बहन को कत्ल कर दिया। अब ये दूसरा वाक़या स्वावा लद्दावाला गांव में चचा ने अपनी भतीजी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जब कत्ल करके बेदर्दी से फायरिंग करके उसको गांव के करीब ही एक सड़क पर फेंक दिया। सुबह जब लोगों ने लाश पड़ी देखी तो पुलिस को 1-5 पर इतला की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। मेरे साथ इस वक्त किंजा इशफाक के वालिद मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूं कि वजह नाद क्या हुई, क्यों किंजा इशफाक के चचा ने इखलाक ने उन्हें गोली मार के कत्ल किया। जी, आप बताएंगे। जी सर, मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने वो घर से भाग गई है। जिस वक्त पंचायत के ज़रिए वापस आई है उस वक्त वो खुंदक में और तैश में आ गया, उसने गोली मार दी है। गोली कहाँ पे मारी थी उसने? गोली उसने रोड के करीब मारी थी, वो फेंक गया, रोड पर फेंक गया था बस। तो आप किधर थे उस वक्त? मैं घर था, सोया हुआ था। आपको कैसे पता चला कि मेरी बच्ची जो है वो? घर वालों ने और सब ने रौला लग पाया है कि जिस वक्त तुम्हारी बच्ची तुम्हारे भाई ने मार दी है। मैं यकदम किया है कि अपना पैगाम दियो पुलिस की। अच्छा। पुलिस मौके तो अच्छा है तो उस पर मर के गिरफ्तार कर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना स्वावा के SHO इमरान कियानी साहब के साथ। इमरान कियानी साहब से जानते हैं कि आपको ये जो 16 साल बच्ची किंजा इशफाक का कत्ल हुआ गैरत के नाम पर, इनको कैसे इतला मिली, किस तरह इन्होंने बॉडी को रिकवर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुहेल साहब, ऐसा है कि मैं थाने में मौजूद था तो मुझे 15 पे कॉल मौसूल हुई कि रोड के किनारे लद्दावाला गाँव में एक बच्ची है जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इतला वकूआ पाकर मैं और मेरी टीम मौका पे चले गए तो वहाँ पे देखा कि एक नौजवान लड़की है जिसकी डेड बॉडी जो है रोड के किनारे पड़ी हुई है। डेड बॉडी को किस अच्छी असले के साथ कत्ल किया गया या किसी तेज़दार चीज़ से कत्ल किया गया? जब हमने लेडी कांस्टेबल के ज़रिए बॉडी का जो है वो सरसरी मुआयना किया है तो पता चला कि सर में जो है ना एक फायर आर पार लगा हुआ है।
अच्छा। और वो पिस्टल का फायर था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो किन्जा शफाक का चचा है, इसने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कत्ल जो है ये ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है। अच्छा, इसके वालिद ने अपनी मुद्दईयत में अपने भाई के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज कराई? ऐसा ही है कि जब हम मौका पे पहुंचे हैं तो इसका वालिद जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद आ गया है, और जिसने बताया है फिर गांव के लोगों ने भी तस्दीक की है कि वाकई जो है ये इसका चचा है जिसका नाम इखलाक है, उसने जो है अपनी भतीजी का मर्डर किया है। इखलाक ने क्या लड़की को घर में फायर करके बॉडी जो है वो सड़क पे फेंकी है या वहाँ ले जाकर उसको फायर किया? हमने मौका देखा है, इसके अलावा हमारी जो क्राइम सीन यूनिट है, PFSA टीम है, सब ने मुलादा किया है। ये वकूआ जो है एग्जैक्ट उसी जगह पे हुआ है जहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई है। घर में ऐसा जो है ना कोई निशान नहीं मिला, और दूसरा ये है कि अगर फायर लगा हुआ हो तो रास्ते में कहीं खून के छींटे या निशान पड़े होने चाहिए थे, ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने मुलज़म और जो है आला कत्ल वो भी दरियाफ्त कर लिए? जी बिल्कुल, मुलज़म जो है हमने जो है वो आउट डिस्ट्रिक्ट से गिरफ़्तार कर लिया था, और गिरफ़्तार करने के बाद हमने रिमांड ली है, और रिमांड के दौरान हमने उससे जो है वो आला कत्ल, पिस्टल 30 बोर और उसके साथ जो है वो राउंड भी जो है वो रिकवर कर लिए हैं। पेशावर से मैं हूं अबू बकर सिद्दीक। नाज़रीन, पेशावर में पेशावर गदागरों की भरमार है, और पेशावर गदागरों के ख़िलाफ़ ज़िली इंतज़ामिया ने खुसूसी क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, और गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों में सैकड़ों गदागरों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस गदागरों को चलाने वाले एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की निशानदही भी हो चुकी है, और इस नेटवर्क के तकरीबन 10 कारिंदों को जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया का जिस तरह मैंने कहा कि क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है, तो आज भी क्रैकडाउन हो रहा है। और अगर मेरे पस मंज़र में आप देखें तो ये टीम जो है बेसिकली इस टीम में जो है महकमा सोशल वेलफेयर, पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया, एक्साइज़ डिपार्टमेंट और दीगर महकमे जो है वो इन्वॉल्व है इस क्रैकडाउन में, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पेशावर गदागरों को जो है वो हिरासत में ले रहे हैं। आज हम इनके साथ ऑपरेशन में जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पेशावर गदागरों को हिरासत में लिया जाता है, और उसके बाद उनको जो बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पर इनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं इस क्रैकडाउन की तरफ और क्रैकडाउन के मनाज़र आपको दिखाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त जो है दारुल कफ़ाला पेशावर के इंचार्ज नायाब खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, कितने ख़वातीन हैं, इसमें तफसील बताइएगा। अभी तक हमने तकरीबन 60 औरतें इसमें पकड़ी हुई हैं, और तकरीबन 120-130 के करीब बच्चे हैं, और इसी तरह 70-80 के करीब मर्द इसमें पकड़े। और मुख्तलिफ इसके लिए हमने 4 पॉइंट्स, एक फ़ीमेल का जो दारुल कफ़ाला है वो इधर यूनिवर्सिटी रोड पे है, और मर्द का जो दारुल कफ़ाला है वो सिटी यूनिवर्सिटी तलाज़ाक रोड के पास है। एक पॉइंट जो है ना वो ज़मून कोर है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, और एक हयाताबाद में। ख़वातीन को हिरासत में लेती है, क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं, क्यों करते हैं गदागरी, क्यों मुलविस है इस धंधे में? सर वो तो चीखते बहुत ज़्यादा है, एक तो दूसरा मार कुटाई और वो चिलवाना, और करते हैं कि हम बहुत मजबूरी की वजह से ये भीख मांगते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस यही कहती है, और तो कोई ख़ास नहीं। वो तो अभी मुनज़्ज़म एक मंसूबा है, ये कुछ इनके ठेकेदार है, तो क्या वो ये उनको भी कमीशन देते हैं, क्या करते हैं ये? नहीं, ऐसे ही बस घरेलू आम वाली। अच्छा, तो अभी तक जो है कितनी ख़वातीन को आपने हिरासत में लिया है? मैंने तो रात को भी तकरीबन 9 ख़वातीन को पकड़ा था। तो उनको बहाली मरकज़ जब आप मुंतकिल करती है तो क्या उनके फैमिली वाले रब्ता नहीं करते कि हम इनको जो है हम सब कुछ करेंगे, या इस तरह का कोई वो? जी आते हैं, फिर उनसे हम कहते हैं ना कि आप लोग इनको घर में दो ताकि ये ना निकले बाहर, तो बस क्या करें सर, ये इनकी आदत है, अब क्या करें। अच्छा, कोई फीमेल ऐसी भी है कि अच्छा एक हम आपको मनाज़र दिखाते हैं अभी, जो कि एक पेशावर गदागर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो है एक फ़ीमेल को जो है इस वक्त हिरासत में लिया गया है। गदागर के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू है
तो इनको जो है ये हिरासत बाकायदा तौर पर, जिस तरह मैंने कहा आपको कि इस वक्त हम मौजूद है FC चौक के बिल्कुल करीब। यहाँ पर जो है इस एक खातून को हिरासत में लिया गया है और अब जो है इसको बहाली सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। तो ये पेशावर में ये ऑपरेशन तकरीबन कई दिनों से जारी है और ये ऑपरेशन जो है ये कई घंटों जारी रहता है और अभी तक सैकड़ों लोगों को जो है इसमें हिरासत में लिया गया। तो ये पहली फीमेल है आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको हिरासत में ले लिया। इसको जो है अभी ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो जितने भी लोगों को ये हिरासत में लेते तो इनको फिर मुंतकिल किया जाएगा बहाली मरकज़। तो ऑपरेशन का ये आगाज़ जो है वो हो चुका है और ये ऑपरेशन तकरीबन 4-5 घंटों तक जो है जारी रहेगा। पेशावर गदागरों के ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन जारी है और इस वक्त हम खैबर बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पर जो है एक खातून को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे। सासू जिससे मजबूरी था सदा वजह सो बोलते साबन में बोलते और अभी निकामे मेरे और अपने में कुकी की को के मेरे खान ते नंबर में आते रहता ना तासु सब मजबूर है तो वजह गदागरी का वैसा नेटवर्क वगैरह के ख्वाहाना दे मुलविस ने देसा मैंने के मरीज मौकों में दकारी दे। ये कह रहे कि मैं एक मरीज़ हूँ, दिल की मरीज़ हूँ और इस मजबूरी की वजह से जो है गदागरी पर मजबूर हुई हो। तो उनसे और भी हम बात करेंगे। ये सुमरा कितने वक्त से आप ये गदागरी करें? सुमरा वक्त ना करें वो माँ सोच रहा मरीज है माँ और मरीज है ना जो है माँ 2 माह से कह रही है कि मैं मरीज़ हूँ। तो कितना दिन का वो हो जाता है आपको इकट्ठा हो जाता है और कम से की नहीं और दरवाजे सुमरा की उसके ना देते थे जुम्मा के तो उसके ना तो माँ और सुमरा दरवाजे था उस तरह की पैसे राउंडी कितने इकट्ठे होते पैसे जुम्मा उससे बैठे ना पास कोटा तो माँ सिर्फ यो 2 घंटों का पारा यो 2 घंटों का पार के नो माँ सुमरा पैसे 1-2 घंटों में कितने पैसे जमा होते हैं? सुमरा पैसे जमा की जमा के ऐसे अंदाज़तन सुमरा अंदाजे के हवाले से कितना अंदाज़तन कितने पैसे जमा होते हैं? मनी जमा तो उसके खैरात रकम पालो माँ सर 2 जमा की 500 रुपये जमा की कहते 500 रुपये जो है वो जमा होते हैं। ये जो है एक यहाँ पर खैबर वाक़या कि मस्जिद के बाहर जो है वो ये बैठी हुई है और इनका ये बताना है कि मजबूरी के बाहर जो वो यहाँ पर बैठती है और सिर्फ एक के लिए यहाँ पे बैठती है और इस दौरान जो है 500 या 1000 तक जो है ये जमा कर लेती है। गदागरी की इस मंसूबे में ज़्यादातर जो है ख़वातीन मुलविस पाई जाती है। एक और ख़ातून को जो है हिरासत में लिया गया है। कब ले तासु चरते कहाँ किया आप तारू तो या दलता बोले तासु खैर वाले क्यों यहाँ पर वाले जुया दसे कार दे यो जुई में मर्स सलूर बची थी पाती शुलू माता वाके मिस्त्रीऊ यो जुई दे बचो तमा कुंतुन वको वाड़ो राता पात शुदा यो द लसुर द प्लार न पाते शवे दे ख्वारी मजदूरी मा जड़ा ऑपरेशन करे जुया ज मजदूरी न शमका वाले चाहता वो जाड़ जिनके मुताबिक ये बीमार है। जिस तरह एक इससे पहले खातून ने एक्सक्यूज़ किया कि मैं बीमारी की वजह से जो है भीख मांग रही हूँ, सेम एक्सक्यूज़ ये भी कर रही है। इनके मुताबिक आपके बच्चे क्या करते हैं? माशुमान दे सके माशुमान यो मर्शो यो चिते नागा नशई दे पूडरी दे। इनके मुताबिक एक बच्चा जो है वो इंतकाल कर गया है, इनका फौत हो गया है, जबकि दूसरा इनका बच्चा है तो वो जो है वो नशे की लत में मुब्तला है और मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो ये जो है ये मनाजिर यहाँ पर आपने देखे कि सखानी की के ये मनाजिर थे। जी इस वक्त जो है सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है ये क्रैकडाउन शुरू है और इस तरह की मज़ामत का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। अभी 3 जो है तहवील में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वो फ़रार होने में कामयाब हो गई। तो इस तरह के मज़ाहमत का भी जो है सामना करना पड़ता है इस टीम को। और ये जो ख़वातीन बैठी थी बिल्कुल मसाजिद के बाहर जो है ये बैठी रहती है और जब इनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो बाकायदा तौर पर मज़ाहमत की और फ़रार होने में जो है वो कामयाब हो गई।